हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विद्युतशीलता या परावैद्युतता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में कूलम्ब के नियम में एक पद आया था जिसका नाम था विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता था और माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता। तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युतशीलता या परावैद्युतता के बारे में। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लास 12 में आप मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप आंकिक प्रश्न जो हल करेंगे, उसमें विद्युतशीलता या परावैद्युतता का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परावैद्युतता या विद्युतशीलता। हेडिंग हमारा होगा विद्युतशीलता या परावैद्युतता। विद्युतशीलता या परावैद्युतता, इसको इंग्लिश में परमिटिविटी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परमिटिविटी। ओके, तो ये विद्युतशीलता या परावैद्युतता है क्या? तो इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, इसके बाद इसको उदाहरण से समझेंगे। तो किसी माध्यम के कणों द्वारा दो आवेशों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध या विरोध विद्युतशीलता कहलाता है। ओके, तो इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। तो हमने बोला कि यदि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, और यह कौन सा आवेश है? तो एक Q1 है, एक Q2 है। एक को प्लस कर लेते हैं, एक को माइनस कर लेते हैं। इन दोनों के बीच दूरी कितना है? स्मॉल r। अब ये बताइए कि अगर दो आवेश को रखना हो तो आप कहाँ रखेंगे? तो आप किसी न किसी माध्यम में रखेंगे, या तो हवा में रख सकते हैं, या तो निर्वात में रख सकते हैं, जल में रख सकते हैं, तेल में रखेंगे, अल्कोहल में रखेंगे, ग्लिसरीन में रखेंगे, किसी न किसी माध्यम में इसको रखेंगे। ओके, तो हमने क्या किया? इसको हवा में रख दिया। हमने इसको कहाँ रख दिया? तो हमने इसको हवा में रख दिया। ओके, एयर, इसको वायु भी बोला जाता है। अब देखिए, हवा में आप रखे हैं तो इसके चारों तरफ कौन है? हवा के छोटे छोटे कण हैं। तो हमने माना कि सर ये छोटे छोटे हवा के कण हैं जो हमारे चारों तरफ उपस्थित रहते हैं। ओके, ये चारों तरफ उपस्थित रहेंगे, हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो ये बताइए कि अगर ये हवा के कण नहीं रहते, यहाँ पर हवा का कण नहीं रहता या माध्यम नहीं रहता, तो ये Q1 आवेश जो Q2 पर बल लगाता है, या Q2 आवेश जो Q1 पर बल लगाता है, इनका बल का परिमाण अधिक होता है। क्यों होता है? कोई रोकने वाला है ही नहीं। जब दो आवेशों के बीच रोकने वाला कोई नहीं रहेगा तो इनके बीच लगने वाला बल का मान अधिक रहेगा। जैसे हमने बोला कि यह हमारा आवेश Q1 है, ये Q2 है, तो अब इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है। अगर इसको निर्वात में रख दिया गया है, तो जब बीच में कोई रोकने वाला नहीं है तो Q1 इस पर या Q2 इस पर एक दूसरे पर काफी अधिक बल लगाएगा। लेकिन जैसे ही इनके बीच किसी माध्यम को रख दिया जाए, हमने यहाँ माध्यम क्या लिया है? हवा के कण। अब बताइए कि अगर Q2 को Q1 पर बल लगाना हो या Q1 को Q2 पर बल लगाना हो, तो यह बल लगाने के क्रम में आप देख सकते हैं कितने हवा के कणों को पार करते हुए जाएगा। ओके, तो अब बताइए कि इन दोनों का बल पहले से कम होगा, उतना ही रहेगा, या अधिक होगा? तो आप बोलेंगे कि सर अब यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान कम होगा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि पहले इस माध्यम में इनके बीच कुछ नहीं था, इनके बल को रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपने हवा ले लिया है।
अब हवा के कण रास्ते में आ गए, तो जब ये बल लगाने के लिए जाएगा तो हवा के कण क्या करेंगे, इसके द्वारा आरोपित बल का विरोध करेंगे। मतलब कि अब इन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा, पहले से कम होगा। तो यहाँ पर बल कम करने वाला कौन है, तो बल कम करने वाला हवा का यह कण है। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न किया गया है, विरोध या प्रतिरोध। प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कौन है, तो माध्यम का कण है। माध्यम कौन है, हवा। ओके, तो विद्युतशीलता क्या कहलाता है, तो किसी माध्यम के कणों द्वारा दो आवेशों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को विद्युतशीलता कहते हैं। अब समझिए, हमने क्या बोला कि किसी माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध या विरोध को माध्यम का विद्युतशीलता कहा जाता है। ओके, इसका मतलब देखिए, इसका एक वर्ड है परमिटिविटी। परमिट मतलब आप जानते हैं कि किसी को आज्ञा देना, किसी को जाने देना। तो यहाँ परमिट किसको दिया गया है, तो यहाँ परमिट इस माध्यम के कण को दिया गया है कि भाई आप जाइए और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि बहुत आदमी के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि परमिटिविटी मतलब तो सर जाने देना होता है, फिर ये रोकने का काम कैसे करता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ परमिट दिया गया है, लेकिन किसको परमिट दिया गया है, किसको अनुमति दिया गया है, तो इस माध्यम में जो कण हैं इनको परमिट दिया गया है कि आप जाइए और अपने माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्लियर है? तो अगर एक लाइन में पूछे कि विद्युतशीलता क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि विद्युतशीलता किसी माध्यम के, माध्यम कौन है, हवा, तो विद्युतशीलता किसी माध्यम के कणों द्वारा दो आवेशों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध है। ओके, तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं, उसके बाद उदाहरण से इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो हमने लिखा विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिसमें माध्यम के कण दो आवेशों के बीच प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करते हैं अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करते हैं। समझा जाए विद्युतशीलता क्या है, तो विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिसमें माध्यम के कण दो आवेशों के बीच प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करते हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ पे थोड़ा समझ लिया जाए
कि यहाँ पर माध्यम क्या है, तो हवा है, और हवा में दो आवेश स्थित है। तो माध्यम के कण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो दोनों के बीच लगने वाले बल को कम कर रहे हैं। तो बताइए, बल आप कम कर दिए तो आपका बल प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ है, क्लियर है। तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि सर विद्युतशीलता क्या है, तो विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है। विद्युतशीलता क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, और यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्लियर है। आगे हम एक और टर्म में परिभाषित करेंगे, तो वहां पे समझेंगे। तो विद्युतशीलता क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध होता है, और इस प्रतिरोध के कारण क्या होता है, दो आवेशों के बीच बल प्रभावित होता है। तो ये एक तरीका हो गया परिभाषित करने का। एक और तरीका है जिसके माध्यम से हम समझेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद दूसरा परिभाषा हम लिखेंगे। चलिए एक और परिभाषा लिखते हैं। तो यहां पर समझेंगे, एक और परिभाषा लिखा जाए। विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है, एक प्रकार का प्रतिरोध है जो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न होता है। हो गया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि विद्युतशीलता एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोध है, और यह प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, तो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ माध्यम के कण कौन है, तो सर जो हवा के कण हैं उन्हीं को माध्यम का कण कहेंगे। ये माध्यम के कण क्या करते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने का काम करते हैं। तो ये एक परिभाषा और हो गया, इसको भी लिख लीजिए। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, इसको हटाया जाए। अब ये हमने परिभाषा देख लिया। अब समझते हैं कि सर विद्युतशीलता को सूचित कैसे किया जाता है, विद्युतशीलता को हम सूचित कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, विद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा, अब सर ये एप्सिलॉन लिखते कैसे हैं, तो देखिए ये एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे सूचित करेंगे, तो एक वर्ड है एप्सिलॉन, याद रखिएगा। तो क्या एप्सिलॉन होता है कि और कोई वर्ड है, तो एक और वर्ड है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा कि F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/R²। ओके, तो यही विद्युतशीलता या परावैद्युतता कहलाता है। ये होता किसका है, तो किसी माध्यम का होता है। तो हमने उदाहरण के तौर पर लिया था कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। ये आवेश कौन है, तो Q1 और Q2,
और यहाँ हमने माध्यम को क्या लिया था, तो माध्यम को हमने लिया था हवा या वायु, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये बताइए कि विद्युतशीलता माध्यम का क्या होता है, प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता होता है। तो सूचित कैसे करेंगे, तो इस वर्ड को सूचित करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है एप्सिलॉन, और इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। तो अगर यहाँ हवा है तो हवा का विद्युतशीलता कैसे लिखेंगे, तो ये तो एप्सिलॉन हो गया, लेकिन क्या एप्सिलॉन से मालूम चल रहा है कि ये किसका है विद्युतशीलता, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, तो हम एयर लिख दें, एयर मतलब हवा होता है। अब मालूम चल गया कि ये किसका विद्युतशीलता है, हवा का विद्युतशीलता है। अगर इन्हीं आवेशों को Q1 Q2 को हम ले जाकर जल में रख दें, ये Q1 है ये Q2 है, और रख दिया जाए कहाँ, जल में, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये विद्युतशीलता है, क्योंकि माध्यम का कण कौन होगा, तो जो जल का कण है वही माध्यम का कण होगा। यहाँ माध्यम जल है, तो जल का विद्युतशीलता तो लिख लिए एप्सिलॉन, लेकिन मालूम कैसे चलेगा कि ये जल का है, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वाटर। अब समझ में आया कि ये जल का विद्युतशीलता है। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों आवेशों को ऑयल में रख दिया, ऑयल मतलब तेल होता है, तेल में हमने रख दिया। ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है। अब बताइए यहाँ पर एप्सिलॉन दे दिया गया, ये तो विद्युतशीलता हो गया, लेकिन किसका ये मालूम नहीं चल रहा है। तो अगर यहाँ पर ऑयल लिख दें, ऑयल मतलब तेल होता है ना जी, ऑयल लिख दिए तो अब समझ में आएगा कि ये तेल का विद्युतशीलता है, मतलब तेल के कणों द्वारा रोकने का क्षमता। ये एप्सिलॉन वाटर लिखा हुआ है, मतलब जल के कणों द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता या रोकने का क्षमता। यहाँ एप्सिलॉन एयर है, मतलब हवा के कणों द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता। क्लियर है। तो जब भी विद्युतशीलता कहा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर उस माध्यम के कण द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध का बात हो रहा है। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि सर विद्युतशीलता में और बल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। कैसे मालूम चलेगा, तो अगर कोई चीज ऊपर और नीचे लिखा रहता है इस तरीके से, देखिए दोनों में संबंध ऊपर नीचे है, मतलब दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कि एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, विपरीत चलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। तो सवाल ये है कि सर एप्सिलॉन से लिखते हैं, लेकिन हमने कहीं कहीं देखा है कि एप्सिलॉन एम लिखा हुआ है। तो एक तो ये नोटेशन है, क्या और नोटेशन होता है, तो बिल्कुल कहीं कहीं एप्सिलॉन एम भी लिखा रहता है विद्युतशीलता के लिए। तो सर एम से क्या होता है, तो एम से मीडियम होता है, और मीडियम मतलब माध्यम कहा जाता है। तो अब माध्यम ये कोई हो सकता है, हवा हो सकता है, जल हो सकता है, तेल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। तो हम सबका नाम नहीं लिखकर अगर केवल यहाँ पर एप्सिलॉन एम लिख दे तो आपको समझ जाना है कि माध्यम का विद्युतशीलता है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पर एम लिखा रहे तो कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं। तो एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है और एप्सिलॉन एम भी लिखा जा सकता है, आप दोनों से सूचित कर सकते हैं। तो एम मतलब क्या, मीडियम। मीडियम मतलब यहाँ पर हवा लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, तेल लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं। यहीं पर लिखिएगा तब मालूम चलेगा कि ये विद्युतशीलता किसका है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि सर हमारे विद्युतशीलता में और बल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। थोड़ा इसको समझाइए कि ये क्या होता है। आइए डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं हवा वाला। हमने बोला कि अपने आवेश को ले जाके हम कहाँ रख दिए, दो आवेश है भाई, दो आवेश में दोनों आवेशों को ले जाके हवा में रख दिए। तो अब बताइए कि हवा में जब रखिएगा तो हवा का कण जो है इनके बीच लगने वाले बलों को कम करेगा। क्लियर है, क्योंकि सब कण को पार करके जाना पड़ेगा बल लगाने के लिए। तो आपने बोला कि सर अगर हवा नहीं रहता तो ये एक दूसरे पे ज्यादा बल लगाता है, लेकिन जैसे ही आप बीच में हवा ला दिए, हवा में ले जाकर रख दिए, तो हवा का जो कण है, वायु का जो कण है, इनके बलों को कम कर देगा।
तो ये कम करने का क्षमता ही क्या कहलाता है? विद्युतशीलता कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका मतलब कि हवा के पास विद्युतशीलता है। क्लियर है? अब आपसे ये पूछा जाएगा कि विद्युतशीलता ज्यादा है कि कम है? तो आपने बोला कि सर सबसे कम बल लगाने वाला तो हवा का ही कण होता है। जब तक तुलना नहीं करेंगे किसी के साथ तो मालूम कैसे चलेगा कि ज्यादा लगा रहा है कि कम? तो आपने बोला कि सर ये हवा क्या करेगा? हवा यहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कम करने का काम करेगा। समझ गए? तो अब बताइए इसको हम कैसे लिख लिए? एप्सिलॉन और एयर लिख लिए, मालूम चल गया हवा का है। अब फिर दोनों आवेश को हवा से उठा के ले जाके रख दिए कहाँ पर? जल में रख दिए। तो अब बताइए कि जैसे ही जल में रखा गया तो जल के कण क्या करेंगे? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हवा की तुलना में ज्यादा कम करेंगे या कम करेंगे? तो देखिए कौन माध्यम कितना प्रतिरोध करेगा उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। तो आपने बोला कि सर वायु की तुलना में जो जल होता है अधिक सघन होता है, मतलब यहाँ पर जल के अधिक कण होते हैं और काफी सटे रहते हैं। तो जो जल का कण है इन दोनों आवेशों के बीच ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, मतलब पहले से इन दोनों का बल और कम कर देगा। तो हमको केवल विद्युतशीलता भी समझना है। विद्युतशीलता मतलब क्या? तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल को कम करने वाला प्रतिरोध। तो अब बताइए कि यहाँ माध्यम का कण कौन है? तो माध्यम का कण जल का कण है। तो यहाँ पर विद्युतशीलता बढ़ गया पहले से कि घट गया? तो सर विद्युतशीलता कहाँ होता है? तो अभी तो बताए हैं कि विद्युतशीलता मतलब विरोध करने का क्षमता, इन दोनों के बीच लगने वाले बल को कम करने का क्षमता। तो आपने बोला कि सर ये तो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जल का जो कण होता है काफी सघन होता है, अधिक मात्रा में होता है, एक दूसरे से सटा रहता है। और कौन सा माध्यम कितना रोकेगा ये डिपेंड करता है माध्यम के नेचर पर। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर जो विद्युतशीलता है ये पहले से ज्यादा हो गया, हवा का विद्युतशीलता कम था और जल का विद्युतशीलता ज्यादा हो गया। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसका अर्थ क्या है कि जब ये दोनों आवेश हवा में था तो इनके बीच जो विरोध करने का क्षमता था हवा का कण का वो कम था, लेकिन जैसे ही उसको उठा के जल में ले गए हम लोग, इन दोनों आवेशों के बीच विरोध करने का क्षमता ज्यादा आ गया। जल का जो कण है इनके बीच ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है और हवा में रखे थे तो ये कम प्रतिरोध उत्पन्न किया। तो आपने बोला कि सर हवा में कम प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, मतलब हवा का विद्युतशीलता कम और जल में इन दोनों के बीच ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो जल का विद्युतशीलता ज्यादा। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रतिरोध कौन उत्पन्न करेगा? तो जल का कण उत्पन्न करेगा। अब ये बताइए कि हवा में इसको रखे थे तो प्रतिरोध कम लगा, तो प्रतिरोध कम लगा इसका मतलब कि ये आवेश एक दूसरे पर अधिक बल लगाएंगे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई रोकने वाला है ही नहीं तो इसमें बल क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर वायु में निर्वात में अगर रखा जाए तो हवा का कण या निर्वात में तो कोई कण ही नहीं होता है, तो जब कोई रोकने वाला है ही नहीं तो इसमें बल अधिक लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको उठाकर जल में लाते हैं तो जल के कण जो होते हैं वायु की अपेक्षा ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब इन दोनों का बल जो होता है एक दूसरे पर ज्यादा लगने नहीं देते हैं। तो आपने बोला कि सर यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न हुआ, इसका मतलब कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा। क्लियर है? अब एक और माध्यम लिए हैं तेल। क्लियर है? तो अब बताइए कि अगर इन दोनों आवेशों को जल से उठाकर तेल में ले जाकर रख दिया जाए तो अब आपका विद्युतशीलता बढ़ेगा कि घटेगा? तो हमने पहले ही बताया है कि किस माध्यम में विद्युतशीलता बढ़ेगा घटेगा इन माध्यम के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। और विद्युतशीलता को कभी भी तुलना करके बताया जा सकता है कि पहले कितना था अब कितना है, और हमेशा तुलना हम किससे करते हैं?
या तो हवा से करेंगे, या तो निर्वात से करेंगे, या तो मुक्त आकाश से करेंगे, क्योंकि तीनों का विद्युतशीलता लगभग एक समान होता है। ओके, तो आपने बोला कि सर हवा में तो रोकने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि हवा के कण में उतना बल होता नहीं है कि ये एक दूसरे पर लगने वाले बल को रोक सके। हवा का जो कण होता है उसके पास इतना बल ही नहीं है कि वो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को रोके। लेकिन जैसे ही हवा से उठा के तेल में ले गए तो तेल के जो कण हैं वह हवा की तुलना में बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो अब बताइए कि प्रतिरोध ज्यादा मतलब विद्युतशीलता अधिक, तो जब प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न होगा इनके बीच तो बल बढ़ेगा कि घटेगा, तो बल घटेगा। तो आपने बोला कि सर यहाँ तो बल घट गया, तो यही चीज हमको बताना था कि इन दोनों के बीच उल्टा संबंध होता है। यदि किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता बढ़ गया, विद्युतशीलता मतलब दो आवेशों के बीच प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता, ओके, कि यदि किसी माध्यम का विद्युतशीलता बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, तो उस माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, उसके बाद यदि किसी माध्यम का विद्युतशीलता कम हो जाए, जैसे यहाँ माध्यम का विद्युतशीलता कम हो गया, विद्युतशीलता का अर्थ क्या, तो सर प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता। तो अब बताइए कि जब कोई रोकने वाला बीच में रहेगा नहीं तो बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, तो ज्यादा लगेगा। तो आपने बोला कि सर जब रोकने वाला कोई है ये नहीं है तो बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये चीज एकदम याद रखेंगे कि विद्युतशीलता में और बल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर विद्युतशीलता अधिक होगा तो उसमें लगने वाला बल कम होगा, अगर विद्युतशीलता कम होगा तो उन आवेशों के बीच लगने वाला बल अधिक होगा। क्लियर है? तो आप ये चीज लिखकर, नोटेशन लिखकर, ये डायग्राम लिखकर इन दोनों को लिख लेंगे। चलिए, तो आपने लिख लिया है, हो गया। तो दिमाग में ये बात जरूर रखेंगे कि विद्युतशीलता क्या है। तो विद्युतशीलता किसी माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध विद्युतशीलता कहलाता है। क्लियर है? और विद्युतशीलता तुलना किया जाता है कि हवा से उठा के पानी में ले गए तो प्रतिरोध बढ़ा कि घटा। तो जब प्रतिरोध बढ़ गया मतलब विद्युतशीलता बढ़ गया, तो विद्युतशीलता बढ़ गया तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है? तो ये सब तुलनात्मक बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। चलिए, ये आपने लिख लिया। अब आगे हम क्या सीखेंगे कि सर विद्युतशीलता तो देख ली, क्लियर है कि विद्युतशीलता है क्या, इसको सूचित कैसे करते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि विद्युतशीलता कितने प्रकार का होता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक लैंग्वेज बता दें कि जो आपने एप्सिलॉन लिखा है इसको हम एक और वर्ड से पढ़ते हैं, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम, और इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या पारावैद्युतता। आप पारावैद्युतता लिखते रहेंगे क्योंकि हेडिंग में हमने दिया था, हम मैक्सिमम वर्ड यूज करेंगे विद्युतशीलता का। तो अगर कहीं लिखा हुआ मिले एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम तो आपको समझ जाना है ये क्या है, उस माध्यम का विद्युतशीलता है। तो इसको भी एक लाइन नीचे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं विद्युतशीलता के प्रकार के बारे में।
ध्यान देंगे विद्युतशीलता के प्रकार में आ रहे हैं। तो विद्युतशीलता का दो प्रकार होता है। पहला का नाम है निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दूसरा का नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। कैसे नोटेशन है, इसको एप्सिलॉन नॉट से और इसको एप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। अब जब दोनों को अलग अलग परिभाषित करेंगे तब आपको सिखाएंगे कि उसको पढ़ा कैसे जाता है और एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा जाता है, ये सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो आप इसको लिख लेंगे कि विद्युतशीलता दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो निरपेक्ष विद्युतशीलता जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर से और इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। ओके, लिख लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता। ओके, लिख लीजिए। हो गया? तो हम परिभाषित करने वाले हैं किसको? निरपेक्ष विद्युतशीलता को। तो समझिए, निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है? तो वायु निर्वात या मुक्त आकाश के विद्युतशीलता को निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा देखिए लिखते कैसे हैं। तो ये एप्सिलॉन हो गया और यहाँ पे 0 लिख देंगे तो ये नॉट हो जाएगा। इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एप्सिलॉन नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान देंगे कि वायु या निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को ही निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो और यह कहाँ स्थित हो, तो या तो हवा में, देख लीजिए, या तो वायु में या निर्वात मतलब जहां हवा नहीं होता है, निर्वात में या मुक्त आकाश में, तो इस विद्युतशीलता को हम लोग क्या बोलेंगे? निरपेक्ष विद्युतशीलता। और कैसे सूचित करेंगे? एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका विद्युतशीलता कितना होगा, तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो सर पहला सवाल ये कि आप हवा को ही क्यों निरपेक्ष विद्युतशीलता बोले? आप
एप्सिलॉन डब्ल्यू मतलब जल के विद्युतशीलता को भी बोल सकते थे, एप्सिलॉन ऑयल तेल के विद्युतशीलता को भी निरपेक्ष बोल सकते थे, अल्कोहल को बोल सकते थे, ग्लिसरीन को बोल सकते थे। आप हवा, निर्वात या मुक्त आकाश को ही क्यों निरपेक्ष विद्युतशीलता लिए हैं? तो ध्यान देंगे वायु, निर्वात या मुक्त आकाश ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो आवेशों के बीच सबसे अधिक बल लगता है। क्लियर है? मतलब इनको छोड़कर और कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान अधिक हो। तो अब बताइए कि दो आवेशों के बीच अगर बल का मान अधिक है, इसका मतलब कि इस माध्यम का विद्युतशीलता बहुत कम है। विद्युतशीलता मतलब रोकने का क्षमता। ओके, और जब भी हम तुलना करेंगे तो हवा, निर्वात या मुक्त आकाश से ही तुलना करेंगे कि हवा में हमारा इन दोनों के बीच इतना बल लग रहा था, हवा से लेके पानी में आए तो बल कितना लगा। क्लियर है? हवा से तेल में लेके गए तो कितना बल लगा, हवा से अल्कोहल में लेके गए तो कितना बल लगा। तो जब भी हमको तुलना करना होगा तो हम किससे तुलना करेंगे? वायु से, निर्वात से या मुक्त आकाश से। ये तीनों तो ध्यान देंगे, हमको जब भी तुलना करना होगा तो हम किससे तुलना करेंगे? वायु से, निर्वात से या मुक्त आकाश से, क्योंकि इन तीनों का जो विद्युतशीलता होता है लगभग एक समान होता है। क्लियर है? और वायु, निर्वात या मुक्त आकाश को आदर्श माध्यम माना गया है। यह सभी जगह उपलब्ध है और इससे तुलना करना काफी आसान होता है, इसीलिए इसको एक विशेष नाम दिया गया है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और कैसे सूचित करेंगे? एप्सिलॉन नॉट से। ओके, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने तो ये समझ लिया कि सर निरपेक्ष विद्युतशीलता जब भी कहा जाएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर वायु, निर्वात या मुक्त आकाश के विद्युतशीलता के बारे में बात हुआ है। उसी को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता। आपने देखा, अब इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू वायु, निर्वात हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? वायु, निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू होता है जी, कितना होता है? तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर। ओके, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आगे पढ़ना है, लेकिन याद रखेंगे कि फैराड प्रति मीटर भी होता है। तो ये क्या हम लोग निकाल लिए? तो अगर आप आवेश को हवा में ले जाकर रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो इनके बीच कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा? इन दोनों आवेश के बीच कितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा, उसका एक क्षमता है कि सर इतना ही प्रतिरोध हवा का कण उत्पन्न कर सकता है। क्लियर है? तो हमने देखा कि हवा में जो विद्युतशीलता है बहुत कम है, तो इनके बीच लगने वाले, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। ओके, अब आते हैं कि सर ये जो आपने एप्सिलॉन नॉट लिया है, जो विद्युतशीलता आपने लिया है हवा के लिए, ये महत्तम होता है कि न्यूनतम होता है? तो ध्यान देंगे कि सबसे कम क्षमता, सबसे कम विद्युतशीलता हवा का ही होता है। हवा को छोड़कर बाकी सब माध्यम का विद्युतशीलता क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि हवा में सबसे अधिक बल लग रहा है। दो आवेशों के बीच सबसे अधिक बल कहाँ लगा? हवा में। इसका मतलब कि इसमें रोकने की क्षमता क्या है? सबसे कम है। तो आपको याद रखना है कि यह जो विद्युतशीलता है यह सबसे कम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू आप बोल सकते हैं कि विद्युतशीलता का न्यूनतम मान। विद्युतशीलता
का न्यूनतम मान। ओके, मतलब इससे कम विद्युतशीलता अब नहीं होगा। चलिए तो इसको लिख लीजिए। आगे इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र हम लोग सीखेंगे। चलिए आपने लिख लिया, इसको हटाया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट है जिसको समझेंगे। हमने बोला कि दो विद्युतशीलता है हमारे पास, एक हवा का है, एक और किसी माध्यम का। और हवा में लगने वाला बल F0 और इस माध्यम में लगने वाला बल Fm, मतलब मीडियम का, माध्यम का बल, हवा में लगने वाला बल, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता और माध्यम का विद्युतशीलता। आपको बताना है कौन अधिक होगा कौन कम होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे दो डायग्राम बना लेते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिए हैं आप, तो ये हवा हो गया, वायु या निर्वात, तो इसके विद्युतशीलता को कैसे लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम मतलब यहाँ पर कोई माध्यम हो सकता है, ये Q1 और ये Q2। तो ऊपर तो हवा लिए थे, यहाँ क्या है, तो आप कोई भी माध्यम ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जल ले लिया, वाटर ले लिया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। एम मतलब मीडियम, तो जरूरी थोड़ी है कि जल होगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने बोला कि ऊपर हवा है, यहाँ पर हवा है और नीचे कोई दूसरा माध्यम ले लिए, जल ले लिए। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि हवा में विद्युतशीलता मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता किनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच ज्यादा होता है कि कम होता है। तो हमने पढ़ा है कि सर हवा में दो आवेशों के बीच प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता बहुत कम होता है, मतलब कि प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा मतलब कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा भी ये बल नहीं लगाएगा, मतलब प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। समझते हैं, एप्सिलॉन नॉट जल हवा के लिए विद्युतशीलता का मान बहुत कम होता है। इसका अर्थ क्या है कि हवा इन दोनों के बीच बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है मतलब विद्युतशीलता इसका क्या है, कम है। तो जब ये रोकेगा ही नहीं हवा का कण, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, अधिक होगा। तो आपने बोला कि सर हवा में जो बल होगा ये सबसे अधिक होगा। अब इन दो आवेशों को कहाँ लेके आया जाए, किसी माध्यम में, हवा छोड़ के किसी भी माध्यम में। तो किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता हवा से ज्यादा होता है कि कम होता है। तो आपने बोला कि सर ये विद्युतशीलता क्या, तो विद्युतशीलता मतलब रोकने का क्षमता, प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता। तो हवा को छोड़कर बाकी किसी भी माध्यम में आप ले जाइए आवेश को, तो इसका जो रोकने का क्षमता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता होता है, हवा से अधिक होता है। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर एप्सिलॉन एम का वैल्यू तो ज्यादा हो गया, मतलब जल का विद्युतशीलता ज्यादा, मतलब जल का प्रतिरोध उत्पन्न करने का क्षमता ज्यादा। तो जब ये ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा तो इसमें आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आप खुद ही बताइए कि हमेशा जो एप्सिलॉन एम होता है एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। क्लियर है कि किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता निर्वात के विद्युतशीलता से अधिक होगा। तो अब बताइए, यहाँ खुद देख लीजिए कि सर विद्युतशीलता कम था तो इसमें बल ज्यादा, और विद्युतशीलता ज्यादा तो इसमें क्या होगा, बल कम। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि एप्सिलॉन में और एफ में उल्टा संबंध होता है, पढ़े थे ना जी, कि जिसका विद्युतशीलता ज्यादा उसका बल कम, और जिसका विद्युतशीलता कम उसका बल ज्यादा। क्लियर। तो ये कहां से लिखे, तो इन दोनों उदाहरण से ये चीज हमने लिखा। कैसे, तो सर विद्युतशीलता कम तो बल ज्यादा, और विद्युतशीलता ज्यादा तो बल कम। तो यहाँ हमने देखा कि इसका विद्युतशीलता कम है, इसका मतलब कि बल ज्यादा, और इसका विद्युतशीलता ज्यादा है तो इसका बल कम होगा। इसको लिख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है, तो आगे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे। ओके, तो आगे हमको हेडिंग देना है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र इसको क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट एंड dimensional formula of SI unit and dimensional formula of permittivity। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे एसआई मात्रक पर कि सर विद्युतशीलता का एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है। तो अब बताइए कि हमने कल क्या पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं विद्युतशीलता का। तो विद्युतशीलता दो तरह का होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन आर होता है, पढ़े थे हम लोग। तो आपने बोला कि सर यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो आर होता है इसका वैल्यू 1 होता है और यह मात्रकहीन विमाहीन होता है, इसका होता ही नहीं है मात्रक और विमा। तो F बराबर क्या पढ़े थे कूलम के नियम में, आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो इस सब में विद्युतशीलता कौन है, ये है, तो इसको ऊपर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो जब E ऊपर जाएगा तो F ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। तो 1/4 पाई इंटू F है Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब आते हैं कि सर 4 पाई क्या है, तो ये अचर राशि होता है, इसका विमा इसका मात्रक नहीं होगा, यह रेडियन के टर्म में, एंगल के टर्म में मेजर किया जाता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। एक और आवेश है तो इसके लिए भी कूलम्ब। आर क्या है, तो सर दो आवेश के बीच का दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब बताइए कि एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना, तो कूलम्ब गुने कूलम्ब, कूलम्ब स्क्वायर, नीचे कौन है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ये कैसे लिखेंगे जी, कूलम्ब स्क्वायर, ये बटा है, बटा मतलब प्रति, और नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर कौन है, कूलम्ब स्क्वायर। ये बताइए न्यूटन का पावर कितना है, तो सर 1 है। किसी का पावर हमेशा क्या रहता है, 1। तो ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर जो प्लस में है यहाँ पर, ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस में। और n का पावर कितना है, 2, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा कितना होगा, -2। क्लियर है। तो याद रखेंगे कि कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ओके, तो आप ये बोलिए, ये बोलिए, दोनों एक ही फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एसआई मात्रक। अब किस पे बात करेंगे, तो आगे हम लोग विमीय सूत्र पे बात करेंगे। विमीय सूत्र, तो फॉर्मूला कौन है, तो यही वाला नहीं। तो आपने बोला कि सर एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू F है Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे विमीय सूत्र के बारे में, तो आपको ये बता दें
कि बीमीय सूत्र जो है हमको 11th में पढ़ना था। थोड़ा हिंट दे देते हैं, जिनको नहीं जानकारी होगा लिख भी देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर आप जानते हैं कि मास मतलब द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान का बीमा क्या लेंगे, m लेंगे। मतलब हमको द्रव्यमान लिखना हुआ तो केवल m लिखेंगे। लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ, तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। समय को क्या बोलते हैं, टाइम, तो टाइम का बीमा क्या होगा, t। तो इसी प्रकार से जो राशि है उसका पहला अक्षर उसका बीमा होता है, ये 11th में पढ़ना था। तो यहाँ पर सबसे पहले बल का लिख लेते हैं। तो बल का हम लोग बीमीय सूत्र जानते हैं कि m/L(T)(2). ये द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, ये बीमीय सूत्र हो गया। इसके बाद आवेश है Q1 और Q2। तो आवेश का हम पढ़े थे, या तो IT लिख दीजिए और या AT लिख दीजिए, निकाले थे हम लोग आवेश पढ़ते समय। और R क्या है, तो सर दूरी है, तो दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी एक प्रकार का लंबाई होता है, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, लेंथ, L हो जाएगा। अब रखिए सबको उठा के इसमें, तो 1/f, f मतलब E वाला रखना है, m/L(T)(2). आवेश कितना है, Q1, तो Q1 के लिए कितना लेंगे, 80 या 80, तो 80। एक और आवेश है, तो एक बार और लिखना पड़ेगा 80। उसके बाद r², तो r का बीमा क्या है, l, तो l²। अभी गुना करिए तो ऊपर वाले को, तो a गुने a² t², नीचे कौन है, तो m, देखिए स्क्वायर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितना हो गया, क्यूब, और t के पावर कितना है, -2, इसको इनवर्स 2 बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको सजाना है, अरेंज करना है, इस किसको पहले लिखिए किसको बाद में, और इस सब को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर जाने पर जो घात है उसका नेचर बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमने बोला कि सबसे पहले आप द्रव्यमान को रखिएगा, उसके बाद लंबाई को रखिएगा, उसके बाद समय को रखिएगा, और उसके बाद जो बचेगा उस राशि को रखना है। तो यहाँ से अगर m नीचे से ऊपर जाएगा तो m का पावर कितना, -1। कारण क्या है, कि कारण ये है कि सर m का पावर कितना है, 1 है। हमने बोला था कि किसी भी राशि का पावर हमेशा 1 रहता है, तो m का पावर कितना है, 1, नीचे से ऊपर गया तो कितना, -1 हो गया। अब उसके बाद l को भेजा जाए, तो l प्लस में है, ऊपर जाएगा तो कितना, -3। उसके बाद टाइम को भेजिए, तो टाइम देखिए पहले से 2 है, आई माइनस जाके ऊपर प्लस होगा, तो 2 कितना हो गया, 4, और इसके बाद लास्ट में कौन बच गया, a²। तो ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। तो आपको याद रखना है, ये 1 हटा दे रहे हैं, आपको याद रखना है कि विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है, m−1 l−3 t के पावर 4 या a²। बहुत बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं, m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 और a²। तो आप किसी भी तरीके से पढ़िए, केवल आपको याद होना चाहिए। इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, या कोई बोलते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 कूलम्ब मीटर के पावर -2। क्लियर है। एक और है फैराड प्रति मीटर, वो आपको जो फैराड बताएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि इसमें कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1 को हम फैराड कहते हैं। धारिता का एक मात्रक है, आगे मिलेगा हम लोग को। चलिए तो इसको लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही रोका जाए। एक टर्म बचा है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसके बारे में अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए